हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हीरा क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर के बारे में। न्यू चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। क्योंकि हमने पिछले क्लास में ही बता दिया था कि जो आपका फिजिक्स है वो पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ेंगे। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका पैरेलली चलेगा और बायोलॉजी को हम लोग थोड़ा दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। उसका पार्ट भी छोटा है तो उसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। मेनली जो इसका पार्ट है वो लेंदी पार्ट है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का, इसीलिए इसको हम लोग पहले स्टार्ट किया है। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे पहला चैप्टर के बारे में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको टॉपिक्स वाइज सारी चीज बता दिया था कि किस चैप्टर में किस टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक, किस चैप्टर में किस टॉपिक्स को पढ़ना है। तो उन्हीं सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ भी एक बार बता दिया है। आपको जब भी नोट्स बनाइएगा आप, तो उसमें आप जरूर इसको नोट कीजिएगा ताकि आपको पता चले किस टॉपिक्स के बाद किस टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक, इसके बारे में हमने काफी अच्छे से बात किए थे। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा कम बात करेंगे। आज हम लोग मेन बात करेंगे चैप्टर के बारे में, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर जो है। सबसे पहले उसमें हम लोग देख रहे हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। पहले चैप्टर को आप ध्यान से समझिए, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन मीन्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले हमें लाइट के बारे में समझना होगा, उसके बाद हम लोग परावर्तन को समझ पाएंगे, किस तरह से लाइट एक सतह से टकराकर दूसरी सतह में हमें दिखाई देती है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो लाइट के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइट क्या है। लाइट जो है एक ऊर्जा का रूप है, किसका, एनर्जी का एक रूप है, जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लाइट एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सिंपली आप ये कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक और इसमें टर्म आता है, लाइट जो है एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। किसका, लाइट जो है एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब तरंग के बारे में बात कर रहा है प्रकाश। ठीक, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो इसका है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक तरंग के बारे में बात करें तो वेव। ठीक, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमें यहाँ दो टर्म मिला, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर है। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग है तो सबसे पहले हम लोग तरंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, तरंग के बारे में बात करेंगे कि तरंग क्या होता है। तो तरंग के जो प्रकार हम यहाँ बताएंगे वो तरंग के तीन प्रकार हैं, यांत्रिकी तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग और एक पदार्थ तरंग। कितने तरह के तरंग है, तीन प्रकार के, एक यांत्रिकी तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग और पदार्थ तरंग है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग बारीकी से बात करेंगे। क्लियर है, इन तीनों के बारे में बारीकी से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यांत्रिकी तरंग की अगर बात करें, किसकी, यांत्रिकी तरंग की बात करें तो इसका होता है मैकेनिकल वेव, और वैद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो इसका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और पदार्थ तरंग की बात करें तो मैटर वेव होता है। आप लोग लिख भी सकते हैं मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पदार्थ वेव, मतलब मैटर वेव। ठीक, ठीक, उसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे किससे, यांत्रिकी वेव से, मतलब मैकेनिकल वेव से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। किससे, मैकेनिकल वेव से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैकेनिकल वेव के लिए ही लिखा गया है। ठीक, तो मैकेनिकल वेव के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि यांत्रिकी तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब कि यांत्रिकी तरंग, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम, मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं, किस तरह से यांत्रिकी तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो ध्वनि को भी मतलब कि प्रवाह करने के लिए, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इसको मीडियम की आवश्यकता हो रही है। ठीक, जैसे अगर पानी में हम लोग पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक, पानी में पत्थर फेंक रहे हैं तो उसमें एक आप वेव देखते होंगे, तरंग देखते होंगे। ठीक, तो उसके लिए भी हमें यांत्रिकी, मतलब कि यांत्रिकी तरंग का ही एक एग्जाम्पल है पानी के धरातल पर उत्पन्न तरंग। ठीक, उसके बाद भूकंप वाली तरंग, सिस्मिक वेव जिसको बोलते हैं, भूकंप वाली तरंग जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव। अब भूकंप वाली तरंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। किसके बारे में, भूकंप वाली तरंग, सिस्मिक वेव है ना, सिस्मिक वेव। इसके बारे में अगर ऑब्जेक्टिव आपको पूछे तो सिस्मिक वेव जो होता है वो तीन प्रकार के वेव होता है। कितने, तीन प्रकार के वेव होता है। एक होता है आपका प्राइमरी वेव, और एक होता है सेकेंडरी वेव, और एक होता है लव वेव। क्या होता है, लव वेव। ठीक, पहला क्या होता है, एक प्राइमरी वेव। क्या होता है, प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव, द्वितीय तरंग। ठीक ना, और एक होता है आपका लव वेव। क्या होता है, लव वेव।
मतलब सिस्मिक वेव, अगर भूकंप तरंग के बारे में बात करें तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव। तो ये भूकंप वाली तरंग, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि भूकंप वाली तरंग किस तरंग का एग्जाम्पल है। ठीक, तो वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा यांत्रिकी तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग, उसके बाद पदार्थ तरंग दिया जाएगा। तो उसके बाद इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी भी रह सकता है, कुछ भी कॉन्सेप्ट के साथ आपको सेट कर सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो आपको याद रखना है भूकंप वाली तरंग जो है वो यांत्रिकी तरंग का एग्जाम्पल है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, यांत्रिकी तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब कि मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी? मीडियम की। अब मीडियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहां समझ में आएगा कि मीडियम किसे कहते हैं। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। आगे हमें बताया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग, हमने यांत्रिकी तरंग के बारे में हम बात कर लिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करेंगे। ठीक, आई होप कि यांत्रिकी तरंग आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसका जो एग्जाम्पल है मेनली वो एग्जाम्पल पूछा जाता है कि जैसे आपको पानी के धरातल पर एग्जाम्पल, पानी के धरातल पर कौन सा वेव उत्पन्न होता है उसके बारे में आपको एग्जाम्पल में पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है यांत्रिकी वेव होता है। तो हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर होते हैं। किसके? वैद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक, यहाँ हमने वही लिखा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होते हैं। कौन? वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, अब इसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका कौन कौन सा है? वैद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंग, प्रकाश तरंग, लाइट वेव जिसको बोलते हैं। प्रकाश तरंग के बारे में हम लोग काफी बेहतरीन तरीके से बात करने वाले हैं, क्योंकि इसी तरंग में हम लोग देखेंगे दृश्य प्रकाश के बारे में, जिसमें हम लोग विबग्योर के बारे में बात करेंगे, विजिबल रेज के बारे में बात करेंगे, जो 7 प्रकार के होते हैं। वहां हम लोग टोटली को इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद परावैगनिक तरंग के बारे में बात करेंगे, एक्स तरंग के बारे में बात करेंगे, गामा तरंग के बारे में बात करेंगे। अब मेनली बात ये आ जाता है कि भैया ये सारे टॉपिक्स, मतलब ये जो है दिख रहा है, जो रेडियो वेव दिख रहा है, माइक्रोवेव दिख रहा है, अब इंफ्रारेड रेज दिख रहा है, प्रकाश लाइट वेव दिख रहा है, परावैगनिक अल्ट्रावायलेट वेव दिख रहा है, एक्स वेव दिख रहा है, गामा वेव दिख रहा है। टोटली को हमें याद किस तरह से रखना है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक का यूज कर लेंगे। रेडियो वेव, किसके? रेडियो वेव जैसे ही है, तो रेडियो वेव को हम लोग लिख सकते हैं रेडियो। क्या लिख सकते हैं? रेडियो लिख सकते हैं। अब माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव को हम लोग क्या लिखेंगे? मिर्ची लिख देंगे। क्या? मिर्ची। क्या लिखेंगे? मिर्ची। उसके अवरक्त तरंग, मतलब इंफ्रारेड रेज जिसको बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज से हम लोग आई को ले आएंगे। किसको? आई। रेडियो, मिर्ची। उसके बाद प्रकाश तरंग के, लाइट वेव के बारे में अगर बात करें तो लाइट एल से स्टार्ट होता है, तो यहां हम लोग लिखेंगे लव। भैया वो वाला लव नहीं, बस हम ट्रिक दे रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक, इसमें आपको अच्छे से इसके लव के बारे में नहीं स्टडी करने चले जाना है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए लव वर्ड आता है, लाइट से हम लोग लव ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद परावैगनिक तरंग के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके? परावैगनिक तरंग के बारे में। अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में बात करेंगे। अल्ट्रावायलेट यू से स्टार्ट होता है, तो यू देंगे, आई लव यू। उसके बाद एक्स तरंग, किसके बारे में? एक्स तरंग के बारे में बात कराए, तो यहाँ हम लोग दे देंगे जीरोक्स। किसको? जीरोक्स के बारे में बात करेंगे। गामा तरंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ हम लोग गन दे देंगे। तो टोटली जो आपके पास ये ट्रिक बन के आया है, क्या है ट्रिक? वो क्या है? रेडियो, मिर्ची, आई लव यू, जीरोक्स, गन। ठीक, इससे आप सारे तरंग को याद रख सकते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो एग्जाम्पल है, और ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है ना, इसी का एग्जाम्पल ये 7 है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, जो काफी बार एग्जाम में आपके पास पूछे गए। ठीक ना, ये क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर आप देखिएगा तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है? जैसे अभी हमने बात किया कि बहुत सारे तरंग के बारे में बात किया, गामा एक्स वेव के बारे में बात किया, उसके बाद गामा वेव के बारे में बात किया, इंफ्रारेड वेव के बारे में बात किया, अल्ट्रावायलेट वेव के बारे में बात किया। इन सभी वेव के बारे में जो बात किया हम, ठीक, इन सभी वेव क्या होता है कि इसका एक मतलब एक फ्रीक्वेंसी, जैसे हम लोग आवृत्ति की बात करते हैं, तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, वेवलेंथ की बात करते हैं, तो उससे एक रिलेशन रखता है ये। ठीक, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे रेडियो तरंग, रेडियो वेव की अगर बात करें हम लोग, तो रेडियो वेव में क्या होता है कि इसका तरंगदैर्घ्य मतलब कि वेवलेंथ जो होता है वो सबसे अधिक होता है। वेवलेंथ जिसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे? लेमडा से। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है या सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, किसकी? फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग न्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो सबसे कम होती है किसकी, रेडियो वेव की कम होती है। और अगर आपके पास मतलब कि लेमडा की बात करें, वेवलेंथ की बात करें तो वो सबसे अधिक होता है, ठीक। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपको रिलेशन एक आ रहा है लेम, अभी हम थोड़ा सा रिलेशन की बात करेंगे, लेमडा, ठीक ना, लेमडा की बात करेंगे और एक न्यू आया है, दो रिलेशन आया है मेरे पास। एक और देखते हैं हम लोग, क्या, रेडियो तरंग की ऊर्जा सबसे कम होती है, मतलब एनर्जी सबसे कम होती है, रेडियो तरंग की एनर्जी, एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, किससे, ई से डिनोट करते हैं। तो मेरे पास तीन, एक कांस्टेंट आ गया, एक लेमडा आ गया, न्यू आ गया और ई आ गया। इन सभी के बारे में बात करेंगे, मतलब थोड़ा सा और हम लोग इन तीन टॉपिक को जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, ठीक। यहाँ से हम लोग रेडियो का देखे हैं, किसका, रेडियो तरंग का, मतलब रेडियो वेव के बारे में बात किया। हम लोग गामा वेव के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, गामा वेव के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो गामा वेव में क्या देखेंगे हम लोग कि गामा तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिए थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा, तभी आप सारी चीजों को डिटेल में पढ़ पाइएगा। अगर आप एक एक लाइन को अगर अच्छे से माइंड में रखिएगा तो बहुत हल्के तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या बताया कि रेडियो तरंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तुरंत आपको आना है गामा तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है आपको, रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो यहाँ ऑटोमेटिक है कि गामा तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी, क्लियर है, इस तरह से याद रखना है। उसके बाद रेडियो तरंग की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो इसका ऊर्जा सबसे अधिक होता है, ठीक। मतलब कि अगर आप 3 याद रख रहे हैं तो आपको 6 याद रहेगा, क्लियर है। मतलब अगर आप रेडियो वेव का सिर्फ याद कर रहे हैं तो आपको गामा वेव का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मतलब कि अगर इसमें जो कम होगा उसमें सर्वाधिक होगा और उसमें जो कम होगा वो इसमें अधिक होगा, ठीक। मतलब रेडियो वेव में जो कम दिख रहा है, जो जिसका वेवलेंथ कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, ऑटोमेटिक है गामा रेज में, गामा वेव में उसका बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग क्या कि लेमडा और मतलब कि वेवलेंथ के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में और एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की, किसकी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये अपने आप में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि अगर ये बढ़ेगा, अगर इसका अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, किसी भी रेडियो वेव का अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक उसका एनर्जी भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगा। आपको हम प्रूव कर देते हैं कैसे, गामा तरंग का आवृत्ति सबसे अधिक होता है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अधिक हुआ तो एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। उसी तरह से यहाँ क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसीलिए हम लगाए कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आपका एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं लेमडा, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब कि वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, जिसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर ये भैया बढ़ेगा तो ये छोटे वाले भैया घटेंगे, क्लियर है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर आपका तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है, क्या, तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि फ्रीक्वेंसी आपका घटेगा। आपको प्रूफ अब भी हम कर देते हैं, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ गया। अब देखिए आवृत्ति की बात करते हैं, रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी घट गया। यहाँ से आपको टोटली आपका रिलेशन पता चल रहा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या हो गया, यहाँ देख रहे हैं कि अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रहा है, क्लियर है यहाँ तक। आई होप कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, जिसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसका हमने याद करने का आपको रिलेशन ही बता दिया कि आप रेडियो वेव को याद रखिएगा, गामा वेव अपने आप याद हो जाएगा। मतलब कि रेडियो वेव में क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य अगर सबसे अधिक हो रहा है तो गामा वेव में क्या होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, ठीक। उसके बाद अगर आवृत्ति की बात करें रेडियो वेव में, तो रेडियो वेव में अगर आवृत्ति ज्यादा हो रहा है तो आपके पास गामा वेव में आवृत्ति क्या होगा, कम होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि रेडियो वेव में अगर ऊर्जा, एनर्जी सबसे कम है, रेडियो वेव में अगर एनर्जी कम है तो क्या होगा कि गामा तरंग में ऊर्जा सर्वाधिक होगा, ठीक। अब एनर्जी की बात करते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ देखिए, फिर यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी को लिखा है और एनर्जी को लिखा है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो उसी तरह से जैसे यहाँ तरंगदैर्घ्य को बढ़ाएंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी तो घट रहा है, और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एनर्जी है। तो फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो एनर्जी भी घटेगा ऑटोमेटिक, ठीक। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डील करने, आज मेनली जो हम लोग बात की है वो लाइट के बारे में बात की है।
ये सारा टॉपिक्स आपका लाइट का है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एक आपका बचा हुआ है, आपने अभी ध्यान दिया होगा कि हमने तीन लिखाया था आपको तरंग के प्रकार, मतलब वेव के जो टाइप्स दिखाए थे, 3 लिखाए थे। एक लिखाए थे आपको यांत्रिक वेव, मतलब कि वैद्युत चुंबकीय तरंग और पदार्थ तरंग। हमने इन 2 को अभी स्टडी कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मैटर वेव को, पदार्थ तरंग के बारे में बात करेंगे, मतलब कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, किस तरह से प्रकाश ड्यूअल नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, किस तरह से उसके बारे में हम लोग बात करेंगे काफी डिटेल रूप में। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग बस यही तक रखेंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा, सारी चीजों का काफी बेहतरीन नोट्स बनेगा। आप यकीन मानिए, जब आप फिजिक्स को पढ़िएगा अच्छे से, आपको समझाया जाएगा तो आपको लगेगा काफी इजी वे में पढ़ाया गया है। ठीक, आई होप कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर इस चैनल पर वीडियो आता है और काफी एक्सपीरियंस टीचर के साथ आप लोग जुड़ेंगे। टेंशन ना लीजिए, अच्छे स्कोर कीजिएगा बोर्ड में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।